I'm Dr. Rabia Firoz, and today we will discuss three small topics: common surgical instruments, surgical drains, and suture and needles. ठीक है, ये छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे. स्टार्ट विद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अच्छा, क्योंकि ये क्लिनिकल ट्यूटोरियल है, ये थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन नहीं है. ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे. इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आप डायरेक्टली देखें. अभी सिर्फ हम पिक्टोरियल आपको व्यू दे सकते हैं. आपने क्या करना है कि बाद में आके वार्ड में, ओटीज में आके एक दफ़ा जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स लाजमी देखने हैं बिफोर एग्जाम, वरना आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे. ठीक है. सो what are objectives? To identify common surgical instruments and to describe its uses in surgical procedures. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और कुछ चीज़ें जो है वो आपको जब आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आएगा तब आपको इजीली आइडेंटिफाई होगा. यूजेस आपको पहले से याद करने हैं. ठीक है. रिट्रैक्टर्स, सिजर्स, फॉरसेप्स, क्लैम्प्स, सक्शन, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे. So start with retractors. This is Dever's retractor. This is specifically designed for holding the liver up out of the way during cholecystectomy. ठीक है, ये यूजुअली जो है वो सॉलिड ऑर्गन को रिट्रैक्ट करने के काम आता है, लेकिन इट नीड्स टू बी केयरफुली यूज्ड टू अवॉइड डैमेजिंग लिवर. ठीक है, डिफरेंट साइजेस में होता है. ये आप पिक्चर जहन में रखो, जब हम देखेंगे लाइव तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा. Langenberg retractor, it is useful for holding open wounds as in open appendectomy. ये चाहो तो तुम लोगों को प्रेजेंटेशन वैसे मिलेगी. ठीक है, तो याद करने के लिए आसानी होगी. This is Morris retractor. It is useful for giving maximum exposure in large incisions such as those used in abdomen. जब हम लेप्रोटमी कर रहे होते हैं, बड़ा इंसिजन होता है एब्डोमेन में, तो फिर मॉरिस यूज करते हैं. छोटे इंसिजन के लिए जो है वो लैंगनबैक रिट्रैक्टर है. ठीक है, और बड़े इंसिजन्स के लिए जो है वो मॉरिस रिट्रैक्टर है. इट इज यूज्ड टू रिट्रैक्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. Right, this is Jawl's retractor. It is self-retaining retractor used in thyroid surgery. After making the collar incision and raising lower and upper flaps fully, this retractor is then inserted, and the two clips on upper and lower edges are attached to the skin, preferably with swab. ठीक है, ये 2 retractors यूज होते हैं. ये सिंगल retractor है. ये 2 retractors यूज होते हैं. एक ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे यूज होगा, ये अपर फ्लैप के लिए, ये लोअर फ्लैप के लिए. ठीक, इसी तरह हम लेफ्ट साइड पे भी लगाएंगे दूसरा रिट्रैक्टर, अपर फ्लैप के लिए एंड लोअर फ्लैप के लिए. और फिर इसको जो है वो हम घुमाएंगे तो जितना हमें एक्सपोजर चाहिए होगा, जितना स्किन रिट्रैक्शन चाहिए होगी, वो रिट्रैक्ट होगी. ये मेनली थायराइड सर्जरी में यूज होता है. दिस इज जॉल्स रिट्रैक्टर. दिस इज सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर. एक दफा आपने फिक्स कर दिया इसको तो यू डोंट नीड टू रिट्रैक्ट. ठीक है. St. Mark's perineal retractor. This is also self-retaining retractor. This is used for perineal part of abdominoperineal resection and other perineal surgeries. ठीक है, ये भी another self-retaining retractor है. इसको भी जो है हम पेरिनियल सर्जरीज के लिए यूज करते हैं. ये एक लिम है, ये दूसरा लिम है. ठीक है, इसको हमने अपनी जितना हमें एक्सपोजर चाहिए हम उसको फिक्स कर देंगे. एक दफा फिक्स हो गया, दिस इज सेल्फ रिटेनिंग. इसको भी बार बार रिट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. सेल्फ रिटेनिंग का फायदा यही होता है कि आपको जो है वो असिस्टेंस मिल जाती है और आपका असिस्टेंट सर्जन जो होता है वो कोई दूसरा काम कर रहा होता है. ठीक है, दूसरे असिस्ट कर रहा होता है चीजें. दिस इज बुक वॉल्टर रिट्रैक्टर. ये पिक्चर में जो है दिस इज बहुत छोटा नजर आ रहा है, बट ये अच्छा खासा बड़ा होता है कि पूरा एब्डोमेन कवर कर लेता है. दिस इज ऑल्सो सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर विच इज एंकर्ड टू द ऑपरेटिंग टेबल. मतलब ये इतना बड़ा होता है कि पूरे ऑपरेटिंग टेबल को जो है वो हम इसके पोल्स फिक्स करते हैं, और जहां जहां हमें डिफरेंट ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट करना होता है, फर्स्ट करो हमें ऊपर लिवर भी रिट्रैक्टेड चाहिए, हमें इधर से कोलोन भी रिट्रैक्टेड चाहिए, स्टमक भी रिट्रैक्टेड चाहिए, तो हम डिफरेंट रिट्रैक्टर्स इस बुक वॉल्टर के उसमें लगा के फ्रेम में
हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेनली बुक वॉल्टर रिट्रैक्टर यूज होता है लार्ज इंसिजन्स एंड प्रोलॉन्ग सर्जरीज में। ठीक है, विपल्स में, एसोफेजेक्टमीज में। ठीक है, बुक वॉल्टर रिट्रैक्टर। सेंट मार्क्स रिट्रैक्टर। अच्छा, एक सेंट मार्क्स रिट्रैक्टर ये है, ये सेंट मार्क्स पेरिनियल रिट्रैक्टर है। ठीक है, सिर्फ पेरिनियल ऑपरेशंस में ये यूज होता है। जो हमारे पास दूसरा सेंट मार्क रिट्रैक्टर है, ये ओपन पेल्विक सर्जरीज में यूज होता है, जहाँ पे डीप कैविटी है, नैरो पेल्विस है, आप बड़ा रिट्रैक्टर नहीं लगा सकते। ये नैरो होता है एंड डीप ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट करने के काम आता है, फॉर एग्जाम्पल इन पेल्विक कैविटी। ठीक है, रिट्रैक्टर सबको याद हो गए। नाउ कम टू सिजर्स। Mayo scissors. This is heavy scissors available in multiple varieties. Straight scissors are used for cutting sutures and curved scissors are used for cutting heavy tissues. ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि दो तरह के हम अभी scissors देखेंगे, जो टिश्यू कटिंग और सूचर कटिंग। सूचर कटिंग हमेशा जो है वो स्ट्रेट होगा। ये जो पिक्चर में है ये कर्व सिजर है, दिस इज यूज्ड फॉर कटिंग टिश्यूज। ठीक है, सेकंड इज मेडजेम्बॉम सिजर्स। इसको हम यूजुअली मेड्स कहते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस जो मायो सिजर है उससे लाइट होती है एंड थिन होती है, डेलिकेट होती है, और ये डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को डायसेक्ट करने के काम आती है। एंड ये भी डिफरेंट साइजेस में जो है वो अवेलेबल होती है। ठीक है, इसमें भी ये देखो, ये स्ट्रेट सिजर है एंड दिस इज कर्व सिजर। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लोगे तुम लोग। पॉट सिजर्स। दिस इज फाइन सिजर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंसिजन इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, अच्छा, इस सिजर की खास बात क्या है कि ये सॉरी इस सिजर की खास बात क्या है कि ये एंगुलेटेड है। ठीक है, ये एंगुलेटेड इसीलिए है ताकि आप ब्लड वेसल्स, सीबीडी या कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप उस पे आपको इंसिजन देना हो तो आप इजीली दे सकते हैं। जाहिर है आप कर्व से या स्ट्रेट से आपका इंसिजन जो है वो अच्छा नहीं आएगा, लीनियर इंसिजन नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉट सीजर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंसिजन। यहाँ पे ब्लड वेसल्स लिखा हुआ है लेकिन हम सीबीडी में भी इसी से इंसिजन देते हैं, और कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको भी हम इंसाइज करने के लिए जो है वो वी विल यूज पॉट सीजर। Now comes forceps and clamps. This is blunt tissue forceps. Non-tooth forceps used for fine handling of tissue and traction during dissection. ये सारे forceps में याद रखने वाली बात है कि इसका आगे की टिप किस तरह की है। ठीक है, serrated है बट blunt है। ठीक है, non-tooth है। non-tooth है तो अब देखते हैं कि tooth कैसा होता है। This is Gliese forceps. These have teeth. नजर आ रहे हैं? ठीक है, ये टफ स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के काम आते हैं। Ideal for holding tough tissues such as skin, fascia. Gliese forceps, right? Edson forceps. एडसन और ग्लीस में क्या फर्क है? ग्लीस साइज का डिफरेंस है, ग्लीस बड़ा होता है, आप इसको स्किन एंड फेशिया को आप इससे होल्ड कर सकते हैं। एडसन जो है वो छोटा होता है, अगर आपको स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स या फिर स्ट्रक्चर्स को जो है वो होल्ड करना है तो यू विल यूज एडसन। ठीक है, फर्क देख रहे हो? DeBakey forceps. DeBakey forceps allow the surgeon to grasp tissue firmly while minimizing damage to tissue held in the jaws of forceps. They are useful for holding vessel wall in vascular surgery. This is DeBakey. इसमें टूथ भी नहीं है, ये ब्लंट भी नहीं है। ठीक है, इसमें दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं। ठीक है,
This is DeBakey forceps. Usually it is used for holding vessels. Cryl hemostat. This is atraumatic and non-tooth clamp used to grasp tissue or vessels that will be tied off, also used in blunt dissection. ठीक है, इसके भी जो है वो एंड पे जो है वो सेरेटेड एंड होता है इसका टू ग्रैस्प द वेसल्स. मॉस्किटो हीमोस्टेट. अच्छा, क्राइल और मॉस्किटो में तस्वीर जो पिक्चर में आ रहा है वो पिक्चर थोड़ी सी सही नहीं है. सही इसलिए नहीं है कि क्राइल जो है वो साइज में बड़ा होता है और जो मॉस्किटो होता है वो साइज में छोटा होता है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो यूज टू कंप्रेस ब्लड वेसल्स. जॉज आर फुली सेरेटेड. एलिस फॉर्सेप, ये तो तुम लोगों ने देखा होगा. एलिस फॉर्सेप, इसके देखो इसके जॉज कैसे हैं. This is used to hold skin while raising skin flaps, used to hold linea alba or fascia while closing the midline. ठीक है, ये टफ स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के काम आता है, बट ये ट्रॉमेटिक होते हैं. इसको हम जो है वो स्किन के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, हम सबकुटेनियस टिश्यू पे लगाते हैं या फिर हम फेशिया पे लगाते हैं. एलिस फॉर्सेप. दिस इज बैबकॉक फॉर्सेप. सारे फॉर्सेप में जो याद रखने वाली चीज है वो है जॉज. ठीक है. This is Babcock forceps used to hold tubular structures such as appendix, fallopian tube, ureter to grasp any part of bowel, and the jaws are atraumatic and cause minimal tissue damage. ठीक है. Leahy's forceps. Leahy's और क्राइल मॉस्किटो में क्या फर्क होता है. क्राइल और मॉस्किटो स्मॉलर फॉर्सेप्स हैं. लेहीज जो है वो उसका साइज बड़ा होता है, वन थिंग. एंड सेकंड थिंग के लेहीज का जो एंड है वो सेरेटेड है, लेकिन क्राइल और मॉस्किटो में ट्रांसवर्स सेरेशन थी, इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेरेशन है. ठीक है. दिस इज यूज्ड टू डाइसेक्ट cystic duct and artery in cholecystectomy and used in thyroid surgery to dissect and ligate middle thyroid vein, superior thyroid pedicle. ठीक है. Desjardins choledocothomy forceps. This is used to remove stone from bile duct and remove stones from kidney, bladder stones. So usually it is used for removing stones from different organs. Common bile duct है, kidney है, bladder है. ठीक है. Moynihan forceps. अच्छा, मोइनिहान और लेहीस में यही डिफरेंस है. Apparently they look same, but लेहीज में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेरेशन होती है, लार्ज साइज का होता है. मोइनिहान में जो है वो ट्रांसफर्स सेरेशन होती है. ठीक है. Has transverse serration at the tip. It is used to tie cystic duct and artery during cholecystectomy and to hold ureter during ureterolethotomy. For pedicle clamp है ये, for pedicle clamp in testis and thyroid. ठीक है. ये ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेरेशन से क्या क्यों होती हैं ये, इनका फंक्शन डिफरेंट होता है, क्योंकि जो ट्रांसफर सेरेशन होती है दैट विल कॉज डैमेज टू द टिश्यू. अगर हमने किसी स्ट्रक्चर को रिमूव करना है, एक्सरसाइज करना है, हम मोइनिहान यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टिक डक्ट एंड आर्टरी. ठीक है. लेकिन अगर हमने जो है वो किसी स्ट्रक्चर को बचाना है तो हम वो फिर लेहीज यूज करेंगे. बाउल क्लैम्प्स. This is used for gut resection and anastomosis. ठीक. Vascular clamps, ये दो याद रखो. ये
याद रखो तो अच्छी बात है। मुश्किल ये है कि ये तुम लोग के एग्जाम में आए, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है। सेटिंस्की वेस्कुलर क्लैम्प, दिस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग वेस्कुलर पेडिकल एंड लार्ज वेसल्स, वेन्स, वेना केवा, जैसे इंफीरियर वेना केवा को करने के काम आता है, क्लैम्प करने के काम आता है। बुलडॉग जो है वो आर्टेरियल क्लैम्प करने के काम आता है। ये वेनस क्लैम्प के लिए है और ये आर्टेरियल क्लैम्प के लिए है। ठीक है, दोनों का फंक्शन एक ही है। सक्शन ट्यूब्स, Yanker's suction tube, this is used primarily for surface suction and some intra-abdominal suction. ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी कलेक्शन होगी, छोटी सी कैविटी होगी, वी विल यूज Yanker's suction tube. ठीक, जहाँ पे बड़ी कैविटी होगी, डीप कैविटी होगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमें सक करना है, तो वी विल यूज पूल सक्शन ट्यूब. इसको सम्प सक्शन भी कहते हैं, पूल या सम्प, SUMP. ठीक, this is Yankers for surface suction and this is spool or sump suction tube used to remove large amount of fluid from surgical field as well as intra-abdominal suction. मतलब लेप्रोटमी में जब हम यूज कर रहे होते हैं, जब हम पेल्विक कैविटी में यूज कर रहे होते हैं, तो हम ये पूल सक्शन ट्यूब यूज करेंगे. ठीक है, और सरफेस सर्जरी है, जैसे थायराइड की है, ब्रेस्ट की है, तो हम ये यंकर सक्शन ट्यूब यूज करेंगे. राइट. Rampless sponge holding forceps. This is used to hold gauze and sponges to mop up the surgical site. Jaws are serrated. ठीक है. Before starting the surgery, when we prep and drape the patient, we use this. ठीक है. Myostable clip is used to drape surgical site to allow exposure of operative sites. Draping के लिए को clamp करने के काम आता है ये myostable clip. एक मायो सीजर भी था, याद है, जो कि हैवी टिश्यूज को जो है वो डाइसेक्ट करने के लिए यूज होते हैं. Needle holder used to hold and pass suturing needle through tissue. It has groove to hold needles within the jaws. Needle holder की ये आप जब jaws open करोगे तो इसमें एक longitudinal groove होगा that is used to hold needle within the jaws. ठीक है. Scalpel act as handle to hold scalpel blade के डिफरेंट साइजेस में आता है फॉर डिफरेंट साइज ऑफ ब्लेड. 3, 4, 6 साइज में आता है. ये 3, ये यहाँ पे नंबर लिखा होता है इसका. ठीक है, तो डिफरेंट साइज ऑफ ब्लेड के लिए डिफरेंट साइज ऑफ स्कैल्पल यूज होता है. लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इज लेप्रोस्कोपिक टावर. तुम लोग ने अगर रोटेशन हुई है तुम लोगों की ओआर में, तो तुम लोग ने देखा होगा ये. दिस इज मॉनिटर, यहाँ पे डिस्प्ले होता है. दिस इज लाइट सोर्स, दिस इज कैमरा, कंट्रोल यूनिट, इंसफिलेटर. इंसफिलेटर क्या करता है? Insufflate carbon dioxide to create pneumoperitoneum before starting the laparoscopic surgery. Right? This is suction irrigation system, diathermy controller, video recorder, and roller stand. ठीक है, ये ऑब्वियसली तुम लोगों के इंस्ट्रूमेंट वाले ऑस्की में तो नहीं आएगा, लेकिन ये स्टैटिक स्टेशन पे आ सकता है. ठीक है. Verese needle. This is used in closed technique of achieving pneumoperitoneum. Consists of blind placement of needle into the abdomen and subsequent injection of the gas. अच्छा, जब हम pneumoperitoneum create करते हैं, तो there are two types of two ways of creating pneumoperitoneum. One is open and one is closed. ओपन में क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम इंसिजन देते हैं इन लीनिया एल्बा एंड वी क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम. क्लोज में क्या करते हैं कि वेरीज नीडल के थ्रू हम इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में जाते हैं एंड देन वी insufflate carbon dioxide into the cavity. ठीक, so this is used in closed technique of achieving pneumoperitoneum. Veres needle.
ट्रोकार्स, वर्किंग पोर्ट्स वेयर लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स आर इंसर्टेड। जब हमने न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट कर लिया उसके बाद जो है हम इंस्ट्रूमेंट्स लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट इंसर्शन के लिए जो पोर्ट्स बनाएंगे, दिस इज वर्किंग पोर्ट फॉर लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, ऑल्सो यूज फॉर इंसफिलेशन और रिमूवल ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, इंसफिलेशन कहाँ से होती है, ये वाला, ये देखो पोर्ट, यहाँ पे हम जो है ट्यूब अटैच कर देते हैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इंसफिलेशन। ठीक, एंड सेकेंडली जो रिमूवल ऑफ स्पेसिमेन है, अगर छोटा स्पेसिमेन है तो वो हम इस पोर्ट के थ्रू भी आउट कर सकते हैं और पोर्ट को आउट करते हुए भी आ सकते हैं। ठीक है, दे आर अवेलेबल इन मल्टीपल साइजेस 5, 10 एंड 12 mm. These are trocars. Maryland forceps, this is used for dissection and hemostasis in laparoscopic surgery. ठीक है, इसके आगे का जो जॉज है वो बिल्कुल क्राइल की तरह का होता है, ट्रांसफर्स सेरेशन। ठीक है, बट लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की सबसे खास बात क्या है कि इसकी लॉन्ग लिम्ब होती है। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर डाइसेक्शन एंड हीमोस्टेसिस इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मैरीलैंड फॉर्सेप। ग्रेस्पिंग फॉर्सेप, ग्रेस्पिंग जो है वो टूथ भी होता है, नॉन टूथ भी होता है। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर ग्रेस्पिंग टिश्यूज ड्यूरिंग डाइसेक्शन एंड वाइड रेंज ऑफ ग्रेस्पिंग फॉर्सेप्स आर अवेलेबल। मोस्ट कॉमनली यूज इज शोन इन दिस पिक्चर। ठीक, कर्व सीजर, ये बिल्कुल मायो सीजर्स की तरह होता है आगे के जॉज इसके। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर डाइसेक्शन एंड कटिंग एंड डाइसेक्टिंग बिटवीन टिश्यू प्लेन्स, राइट। स्टेपलिंग डिवाइसेस, linear cutter stapler, this is used in abdominal surgery, thoracic surgery, gynecology and pediatric surgery, used for resection and transection of organs or tissues. ठीक है, अच्छा पहले क्या होता था कि हम मैनुअली रिसेक्ट भी करते थे, अगर कोई पोर्शन हमने एक्सरसाइज करना है तो उसको हमने मैनुअली एक्सरसाइज किया और मैनुअली एनेस्टेमोसिस की। स्टेपलर की खास बात क्या है कि इसमें रिसेक्शन या ट्रांजैक्शन भी हो रही है साथ साथ, और स्टेपल्ड जो लाइन है वो स्टेपल्ड भी हो जा रही है। ठीक है, तो दिस इज लीनियर कटर स्टेपलर। ये पार्ट्स तुम लोग एक दफा पढ़ लो। दिस इज फायरिंग नॉब, ये तुम लोगों के हाथ में आएगी तब तुम लोगों को समझ में आएगा, वैसे मुश्किल है कि समझ में आए। ठीक है, दिस इज मूविंग हैंडल, दिस इज कार्ट्रिज, दिस इज एनुअल। इसमें जो है वो स्टेपल पिन होती हैं, आपने इसके in between anvil and cartridge you will place the tissue to be dissected और फिर आप इसको फिक्स करके फायर करते हैं, तो साथ में ये कट एंड स्टेपल दोनों चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा लीनियर कटर कहाँ पे यूज होता है, डिफरेंट एब्डोमिनल सर्जरीज में जहाँ पे आपको इजी एक्सेस ऑफ द टिश्यू होगा वहाँ पे आप यू विल यूज लीनियर कटर स्टेपलर। ठीक है, जहाँ पे इजी एक्सेस नहीं होगा वो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है उसके लिए। एंडोजीआईएस स्टेपलर, अच्छा लीनियर कटर ओपन सर्जरीज में यूज होता है, ओपन जितनी भी सर्जरीज हैं, एब्डोमिनल सर्जरीज की बात कर लेते हैं, ओपन एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज होता है। एंडोजीआईएस स्टेपलर कहाँ पे यूज होगा, तुम लोगों को लिम्ब से लग रहा होगा, लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरीज में जब हम यूज करते हैं तो एंडोजीआईएस स्टेपलर यूज करते हैं। अच्छा, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द टिश्यू। ठीक है, has broader range of movement, used in abdominal, gynecological, peds and thoracic surgery for resection, transection and creation of anastomosis, right. Circular stapler, जहाँ पे हमारा एक्सेस कम है, जहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे लीनियर स्टेपलर कैन नॉट बी यूज्ड, so we will use circular stapler mainly in esophagogastric surgeries and low anterior resections. esophagogastric surgeries में जब हम esophagogastric anastomosis बनाते हैं तो वो भी मीडियास्टिनम एक लिमिटेड स्पेस है, हम वहाँ पे लीनियर स्टेपलर नहीं चला सकते। ठीक है, तो हम सर्कुलर स्टेपलर चलाते हैं। ठीक, इसी तरह
डीप इन द पेल्विस, अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं, लो एंटीरियर रिसेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे हमें एनास्टोमोसिस की नीड है, तो ना हम वी कांट do hand-sewn anastomosis, we can't use linear stapler, so we use circular stapler. ठीक. This is contour curved stapler. This curved design provides enhanced visibility of structures used for cutting and stapling in narrow male pelvis. ठीक है, ये यहाँ से कट होता है, इसके in between these jaws यहाँ पे हम टिश्यू को प्लेस करके और फिर यहाँ से फायर करते हैं. ठीक है. सो ये हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन एंड हो गई है. अच्छा, किसी को क्वेश्चन करना है तो कर लो ताकि फिर हम आगे बढ़ें. और प्लीज मैसेज ना करो, वैसे पूछो. किसी को कोई चीज रिपीट करनी है, कोई चीज समझ नहीं आई? सबको सब समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चलें. वेरीज नीडल का पूछा है बच्चों ने. दिस इज वेरीज नीडल. ठीक है, देयर आर टू types for creating pneumoperitoneum. One is open and one is closed technique. ठीक है, वो टेक्निक तुम लोग डिटेल से ओपन की जब देखोगे या तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करके देखो कि ओपन टेक्निक ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम किस तरह करते हैं. दिस इज वेरीज नीडल इज यूज्ड फॉर क्लोज्ड टेक्निक ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम. ठीक है, इसमें हम ब्लाइंड इंसर्ट करते हैं वेरीज नीडल को थ्रू स्किन. स्टैब इंसिजन देते हैं ऑन द स्किन and subcutaneous tissue, and we insert Very's needle, blind placement of needle into the abdomen, and then we inject gas. gas कहाँ से इंजेक्ट करते हैं? यहाँ से. ठीक है, ये वाले पोर्ट यहाँ पे हम जो है वो इंसफिलेटेड ट्यूब जो है वो अटैच करते हैं एंड इस इंसफिलेट कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम. ठीक है, दिस इज वेरीज नीडल. आई नो कि तुम लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. ये टॉपिक्स याद रखने वाले नहीं हैं ना, ये कोई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब तक हाथ में इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा तब तक डिफ़िकल्टी होगी. ठीक है, तो तुम लोगों का काम ये है कि अभी तुम लोग नाम के साथ उसके यूजेस याद करो और एक दफ़ा आके जब तुम लोगों को सब चीज़ें याद हो जाएं और जब भी इजी हो तुम लोगों के लिए आके एक दफ़ा ओटी में या फिर जो है वो वार्ड में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, तो आके एक दफ़ा देख लो हाथ में लेके ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए. एग्जाम में आए तो तुम लोग जो है वो परेशान ना हो. ठीक है, चलें हम अब आगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ. नेक्स्ट इज सर्जिकल ड्रेन्स एंड ट्यूब्स. What is drain? It removes blood, serum, lymph, and other fluid that accumulate in the wound bed after procedure. After doing a surgery, after doing any surgical procedure, जो डेड स्पेस जो वूंड बेड होता है उसमें कलेक्ट होता है ब्लड, सीरम, लिम्फ एंड अदर फ्लूइड्स, बट दिस फ्लूइड इज नॉट नॉर्मल. ठीक है ना, so we will use drain to remove it. Why it is necessary to remove fluid? बिकॉज अगर फ्लूइड होगा तो वो प्रेशर सिम्टम्स भी देगा, वो इन्फेक्ट भी होगा और फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी. ठीक है,
These fluids put pressure on surgical site as well as adjacent organ, vessels and nerves. They decrease perfusion, delays healing. Increased pressure causes pain. And fluids serve as breeding ground for bacteria. जहाँ पे भी blood accumulate होगा, जहाँ पे भी fluid unnecessary accumulate होगा, वहाँ पे जो है वो bacteria grow करेगा. ठीक. So what are the advantages and disadvantages of drain? Uses: drainage of fluid remove potential source of infection. Drains guard against further fluid collection. May allow early detection of anastomotic leakage or hemorrhage. ठीक है, अगर हमने कहीं पे जो है वो एनेस्टोमोसिस किया हुआ है, ड्रेन में हमने गट एनेस्टोमोसिस किया हुआ है, उसी के साथ जो हमने ड्रेन रखा हुआ है, नेक्स्ट 48 आवर्स में जो है उस ड्रेन में गट कंटेंट आ रहा है, इट मींस के we will suspect anastomotic leakage. ठीक है, leave a track for potential collection of drain following removal. Right? Disadvantages क्या है कि drain itself is a risk of infection. So हम prolonged drain नहीं रखते हैं. Once fluid is removed from the dead space or wound bed, we will remove drain as soon as possible. ठीक, damage may be caused by mechanical pressure or suction. Drains may induce anastomotic leakage. ठीक है, ये इंडिकेट भी कर रहा है एनास्टोमोटिक लीकेज को, बट अगर ये एनास्टोमोसिस के टू क्लोज होगा तो इट विल कॉज प्रेशर अल्सर एंड इट कैन कॉज एनास्टोमोटिक लीकेज. मोस्ट ड्रेन्स, abdominal drains, are infective within 24 hours. इसमें कुछ उसका मसला हो गया. मोस्ट ड्रेन्स, एब्डोमिनल ड्रेन्स जो होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स. सो हमारी कोशिश यही होती है कि रिमूव द ड्रेन एज सुन एज पॉसिबल. एज सुन एज इट हैज़ रिमूव्ड फ्लूइड फ्रॉम द डेड स्पेस, वी यूजुअली रिमूव ड्रेन विद इन 48 to 72 hours. ठीक. Drains can be open and closed, active or passive. A surgeon chooses a drain that both fits the operative site and can handle the type and amount of drainage expected. How to manage drain? ये important है, ये तुम लोग से पूछा जा सकता है. Drain किसी भी टाइप का हो, ओपन हो, क्लोज हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, फ्लूइड के लिए हो, ब्लड के लिए हो, लिम्फ के लिए हो, purulent discharge के लिए हो, you will have to label each drain with number with easy identification and consistency in documentation. ठीक, आप उस ड्रेन को लेबल करोगे कि ये ड्रेन किस एरिया में, हाइपोकॉन्ड्रियम में है, सब हेपेटिक स्पेस में है, पेल्विक में है. ठीक, अगर बहुत सारे ड्रेन्स डाले हैं और अगर आप एरिया नहीं लिख सकते तो आप उसको 1 2 3 4 करके लिख दो. ठीक, ताकि फिर हमें आइडिया हो कि इस ड्रेन में आज कितना आया है, कल कितना आया है और कौन सा ड्रेन कब रिमूव करना है. ठीक है. मॉनिटर ड्रेन फॉर, जब ड्रेन का फ्लूइड है उसकी कलर, कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हमने मॉनिटर करनी होती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डॉक्यूमेंट करनी होती है ताकि हम को रिलेट कर सकें प्रीवियस और अभी के आउटपुट को, कलर को, ताकि फिर हम डिसाइड कर सके कि ड्रेन रिमूव करना है, ड्रेन रखे रहना है, या फिर जो है हमें फर्दर कोई इंटरवेंशन करनी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रॉम्प्टली रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट चेंजेस. ठीक है. ओपन ड्रेन्स इंक्लूड corrugated rubber or plastic sheets. Drain fluid collects in gauze bed or stoma bed. They increase risk of infection. अच्छा, ओपन ड्रेन नाम से पता है कि ओपन ड्रेन है, दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन होते हैं. ठीक है, एक एंड जो इनर एंड होता है वो इन द कैविटी होता है, इन द एब्डोमिनल कैविटी. फर्ज करो सब हेपेटिक ड्रेन हमने रखा है. ठीक है, तो सब हेपेटिक में इनर जो एंड है वो दैट इज इन सब हेपेटिक स्पेस, एंड जो आउटर एंड है वो बिल्कुल एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है, उसके साथ कोई बैग अटैच नहीं होता. उसको हम गॉज पैड उस पर
जो है रैप करते हैं और ड्रेस कर देते हैं, ठीक है। चूंकि वो ओपन है, सो इट हैज इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक। दिस इज Penrose drain, a passive drain usually placed to manage much smaller amount of drainage typically left open, ठीक है। और जितने भी ओपन ड्रेन्स हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसमें से ड्रेन होना है, तो हम उसको पेनरोज ड्रेन रखेंगे या ओपन ड्रेन रखेंगे, राइट। दिस इज कोरुगेटेड ड्रेन। इसका भी ये एक एंड जो है वो सब हेपेटिक स्पेस में होगा, ठीक है, जो हमने एग्जांपल ले रहे हैं सब हेपेटिक स्पेस में होगा, और एक जो है वो आउटसाइड होगा, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन होगा। इसको हम गॉस से इसको रैप कर देंगे और स्टिक कर देंगे। तो डेली हम जो है गॉस को इंस्पेक्ट करेंगे फॉर द कलर, स्मेल, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, और फिर उसके हिसाब से, या फिर हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि स्टोमा बैग अटैच कर देते हैं अगर थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है तो, ठीक है। और फिर हम वो सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं जो अभी हमने पढ़ी है। Closed drains consist of tubes draining into bag or bottle. They include chest and abdominal drains. Risk of infection open में ज़्यादा होती है, close में कम होती है, ठीक है। तो risk of infection is reduced. इसका जो आउटर एंड है क्लोज ड्रेन्स में, आउटर एंड इज यूजुअली अटैच्ड टू द बैग और बॉटल, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्लोज ड्रेन्स पैसिव कैन बी पैसिव ड्रेन्स और एक्टिव ड्रेन्स। पैसिव ड्रेन हैज नो सक्शन, ठीक। एक्टिव हैज सक्शन। Passive drain functions by differential pressure between body cavity and exterior. Passive drain जो है वो usually gravity से या आउटसाइड ऑफ द बॉडी कैविटी जो भी प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से फ्लूइड ड्रेन होता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, फोलीज ट्यूब एंड टी ट्यूब। Comparatively, active drains are maintained under suction. They can be under low or high pressure. For example, Redivik drain, Jackson Pratt drain, ठीक है। ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा नाम सबके, आगे हम पढ़ते हैं एक एक। Nasogastric tube, this is used for evaluation of upper GI bleeding, presence and volume, aspiration of gut content, gastric decompression, relief of symptoms in bowel rest in setting of small bowel obstruction, aspiration of gastric content from recent ingestion of toxic material, administration of medication, and feeding, right? So these are the uses of NG tube. अच्छा, NG tube को जो है वो हम शॉर्ट फॉर्म में NG tube कहते हैं, लेकिन जब तुम लोग के पास आएगा ये तो पूरा तुम लोग ने लिखना होगा नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। अच्छा, they are available in different sizes and different colors, ठीक। अच्छा, usually for different sizes colors अलग अलग हैं। अगर हम ग्रीन ले रहे हैं तो इसमें 14 फ्रेंच का होगा, ये इस तरह का, ठीक है ना। ऑरेंज है तो अलग होगा, रेड है तो अलग होगा। ये डिफरेंट साइजेस क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन opening of nasal cavity, opening of nostril. पीड्स में हम छोटा यूज करते हैं, इसी तरह अडल्ट में जो है वो हम लार्ज साइज का यूज करते हैं, राइट। Foley's catheter used to monitor urine output before, during, and after surgery, acute retention of urine, urinary incontinence, urine output monitoring in critically ill patients, and after prostate surgery, ठीक। These are available in two types. ये 2-way है, दिस इज 3-way। 2-way में क्या होता है कि यहाँ आपने फोलीज डाल के इन्फ्लेट किया और यहाँ पे जो है वो आपने बैग अटैच कर दिया, ठीक है। ये भी 2-way ही है, टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट। 3-way यूज होता है इरिगेशन के लिए,
ठीक है, आपने यहाँ से बलून इन्फ्लेट कर दिया, एक से आप जो है वो बैग अटैच करेंगे टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट, एंड सेकंड से जो है वो आप इसको इरिगेट करेंगे। इरिगेशन कब नेसेसरी होती है? इन हिमेचूरिया। ठीक है, जब पेशेंट हिमेचूरिया के साथ आता है तो हम उसको 3-वे कैथेटर इंसर्ट करते हैं टू इरिगेट द ब्लैडर। क्यों? क्योंकि अगर हम इरिगेशन नहीं करेंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और क्लॉट हो जाएगा तो फिर वो यूरिन जो है वो आउटपुट जो है हमारा 0 हो जाएगा। T-tube. It is used in biliary surgery such as CBD exploration to decompress the duct in case of distal obstruction, ductal imaging in post-op period, provide access route for removal of residual stone after CBD exploration. तुम लोगों को जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि टी ट्यूब जो है वो सीबीडी सर्जरीज में यूज होता है, बिलियरी सर्जरीज में यूज होता है, चाहे वो सीबीडी एक्सप्लोरेशन हो, चाहे वो स्टोन रिमूवल हो, चाहे वो जो है वो सीबीडी एक्सप्लोरेशन के बाद कोई रेजिडुअल स्टोन है उसको रिमूव करने के लिए हमने रिटेन किया हुआ हो। ठीक है, इसको टी इसलिए कहते हैं कि ये एक इसका ट्रांसवर्स और एक इसका लॉन्गिट्यूडनल है। ये जो ट्रांसवर्स है ये जाता है सीबीडी के अंदर, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। ठीक है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल लिम्ब है ये आता है बाहर, और यहाँ पे अटैच होता है ड्रेन जिससे हम आउटपुट मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखो इसका जो है वो ये हमारा सीबीडी था, ये सिस्टिक डक्ट था जो हमने टाई कर दिया, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके जो है वो कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है। कॉमन बाइल डक्ट में हमने जो है वो ये ट्रांसवर्स लिम्ब को इंसर्ट किया है, एक ऊपर एक नीचे, और ये लॉन्गिट्यूडनल लिम्ब जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ रहा है, और ये outside the abdominal cavity drain is attached to this end. Redivec drain, it's a closed active drain used to drain accumulated fluid, pus, blood, chyle or bile. It prevents potential accumulation of the fluid, prevents bacterial infection. Used in thyroid surgery and breast surgery. Surface surgeries में usually जो है वो Redivec drain use होता है। ठीक है, this is closed active drain. अच्छा, इसकी अच्छी बात क्या है? क्लोज्ड है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज रिड्यूस्ड, एक्टिव में भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये बहुत अच्छा ड्रेन है। ठीक है, लेकिन ये स्मॉल कैविटी सरफेस सर्जरीज में यूज होता है। जैक्सन प्रेट ड्रेन, it removes fluid by creating suction in the tube. The bulb is squeezed flat. This is bulb, this is bulb, this is tube. ठीक है, ये बल्ब जो है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये आउटर एंड है, एंड दिस इज फेनेस्ट्रेटेड, एंड ये जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी में जो है वो रखते हैं। ठीक है, इस पे सक्शन होता है। दिस बल्ब इज स्क्वीज्ड फ्लैप एंड कनेक्टेड टू द ट्यूब and it sticks out of your body. The bulb expands as it fills with the fluid. ठीक, जैक्सन प्रेट अब हम रेयरली यूज करते हैं क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई हमने यूज किया। ठीक है, दैट्स इट, ये भी खत्म हो गया हमारा। चलो अब क्वेश्चंस कर लो बच्चों। ये सारी चीजें याद रखने वाली इतनी मुश्किल नहीं है। ड्रेन्स तो तुम लोग ने वैसे भी रोटेशंस पे देखा होगा अपने। ड्रेन्स इजीली अगर तुम लोग वार्ड में आओ तो जितने भी पोस्ट ऑप पेशेंट्स हैं उनको एक दफ़ा ही आओगे तो सारी चीज़ें तुम लोगों को मिल जाएगी, एक्सेप्ट जैक्सन पैट के। जैक्सन पैट हमारे यहाँ सिविल में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वैसे भी जो है वो यूज़ नहीं होता। बाकी तुम लोगों को रेडीवेक, टी ट्यूब, फोलीज, एनजी सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चंस करो ताकि हम आगे बढ़ें।
चलो अब हम मूव टू द नेक्स्ट presentation, last presentation, sutures and needle. ये सारी presentations जो है ना वो theoretical नहीं है, लेकिन इसी तरह देनी पड़ रही है। अगर तुम लोगों के हाथ में ये सब चीजें होती तो इजी होता। कोई क्वेश्चन कर रहा है? नो। गेज और फ्रेंच में यही फर्क है। जो गेज होता है वो जैसे जैसे उसका नंबर बढ़ता जाता है उसका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो 12 गेज एंड 24 गेज, 12 गेज वाला बड़ा होगा, 24 गेज वाला का साइज छोटा होगा, नैरो होगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंच में उल्टा है। फ्रेंच में 12 फ्रेंच वाला साइज छोटा होगा और 24 फ्रेंच वाला साइज बड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जो एनजी ट्यूब्स हैं वो गेज में नहीं, वो आते हैं फ्रेंच में। ठीक, फ्रेंच का मतलब ये है कि 8 फ्रेंच वाला हम पीड्स में यूज करते हैं, 6 फ्रेंच वाला हम पीड्स में यूज करते हैं, लेकिन हम 14, 16, 18 वाला जो है वो अडल्ट में यूज करते हैं। ठीक है, और गेज का क्या होता है? गेज जैसे कैनुलास होते हैं हमारे सारे, वो गेज में आते हैं। तो 24 गेज का कैनुला जो है वो छोटा होगा और 14 गेज का कैनुला जो है वो बड़ा होगा। गेज नंबर के ऑपोजिट चलता है, फ्रेंच जो है नंबर के साथ चलता है। छोटा नंबर छोटा ल्यूमेन, बड़ा नंबर बड़ा ल्यूमेन। ठीक है, एक चीज याद रख लो तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, फ्रेंच हमेशा नंबर के साथ चलता है, गेज जो है वो इनवर्स है। ठीक, ठीक है, समझ आ गया सकीना? आगे बढ़ते हैं। Sutures and needles. So what is the classification of sutures? Sutures are natural, classified as natural and synthetic. अब दोनों में absorbable and non absorbable है। ठीक, अच्छा, नेचुरल सूचर्स एब्जॉर्बेबल, कैटगट। अब कैटगट में जो है वो दो कैटेगरीज आती हैं मेनली, प्लेन कैटगट एंड क्रोमिक कैटगट। एंड नॉन एब्जॉर्बेबल में सिल्क, कॉटन, स्टेनलेस स्टील। सिंथेटिक में एब्जॉर्बेबल, वाइक्रल, मोनोक्राइल एंड पीडीएस। एंड नॉन एब्जॉर्बेबल में नाइलॉन, प्रोलीन, पॉलिएस्टर। ठीक, तुम लोगों को रट्टे लगाने पड़ेंगे। सो हमें क्या क्या चीजें देखनी है सूचर्स की? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सूचर मटेरियल, प्रैक्टिस्टिक्स एंड यूजेस। ठीक, ये लाजमी स्टेशन है तुम लोगों का ऑस्की का, सूचर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एक लाजमी एक इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन होता है स्टैटिक स्टेशन, एक लाजमी जो है वो तुम लोगों का सूचर मटेरियल का स्टेशन होगा, और एक लाजमी जो है वो तुम लोगों को ऑब्जेक्ट्स का जो है वो ड्रेन्स वगैरह का होगा। तो ये चीज़ें तुम लोग अगर याद कर लोगे तो तुम लोगों के 2-3 स्टेशन ऐसे ही निकल जाएंगे। सो नेचुरल में जो है वो आ गया सिल्क एंड कैटगट। अगेन सिल्क इज नॉन एब्जॉर्बेबल, कैटगट इज एब्जॉर्बेबल। सिंथेटिक में प्रोलीन इज नॉन एब्जॉर्बेबल, वाइक्रल इज एब्जॉर्बेबल। ठीक, मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट are proline and catgut. Proline is synthetic, non-absorbable monofilament. Catgut is natural, absorbable and monofilament. ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है। Vicryl is synthetic, absorbable, multifilament. Silk is natural, non-absorbable, multifilament.
ये क्लासिफिकेशन तुम लोगों को याद रखने वाली है, ठीक है। मैं दोबारा से स्लाइड दिखा रही हूँ इसीलिए। नेचुरल कौन से हैं, सिंथेटिक कौन से हैं। अब इन नेचुरल और सिंथेटिक में एब्जॉर्बेबल कौन सा है, नॉन एब्जॉर्बेबल कौन सा है। कैटगट एंड वाइक्रल आर एब्जॉर्बेबल, सिल्क एंड प्रोलीन आर नॉन एब्जॉर्बेबल। अब इनमें मल्टीफिलामेंट कौन सा है, मोनोफिलामेंट कौन सा है। कैटगट और प्रोलीन मोनोफिलामेंट है, सिल्क एंड वाइक्रल मल्टीफिलामेंट है। अच्छा, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे जो रस्सी होती है, रस्सी देखिए ना, अगर उसको खोलो तो उसमें से कितने फाइबर्स निकल रहे होते हैं, तो दैट इज मल्टीफिलामेंट या ब्रेडेड, ठीक है। अच्छा, उन वो ब्रेडेड होता है तो इसकी वजह से जो है वो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। So absorbable, non-absorbable. Vicryl and catgut are absorbable, and silk or proline are non-absorbable. Again, vicryl is absorbable, multifilament. This is monofilament. Silk is multifilament, proline is monofilament. ठीक, तो जितने भी सूचर्स मटेरियल हैं, सूचर मटेरियल्स हैं, तुम लोगों को तीन चीजें लाजमी याद रखनी है कि नेचुरल है या सिंथेटिक है, एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, मोनोफिलामेंट है या मल्टीफिलामेंट है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग ने बतानी है। एक आइडेंटिफिकेशन अगर इस वो आएगा तुम लोगों का स्टेशन, तो तुम आइडेंटिफाई करोगे कि ये सिल्क है या ये है, और तुम लोग उसके साथ ये भी बताओगे कि एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, मल्टी है, मोनो है या नेचुरल है, सिंथेटिक है, ठीक है। So natural sutures may cause tissue reaction and suture antigenicity, lead to inflammatory reactions. Synthetic material less reaction, less inflammatory, ठीक है। तो natural जो है वो हम कम यूज करते हैं because of tissue reaction. Tissue reaction ज़्यादा होगा, inflammation ज़्यादा होगी, wound ज़्यादा जल्दी खराब होगा, ठीक। Absorbable, non-absorbable. Non-absorbable sutures offer longer mechanical support and absorbable provides temporary. अब जो एब्जॉर्बेबल है उसमें हम लोग को टाइम याद करना पड़ेगा कि कितने टाइम में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सूचर, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ कितने टाइम में जो है वो हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चाहिए मैकेनिकल सपोर्ट तो वी विल यूज नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, और अगर अगर हमें चाहिए शॉर्टर टाइम के लिए तो फिर वी विल यूज एब्जॉर्बेबल सूचर्स, ठीक है। तो नेचुरल सिंथेटिक में सिंथेटिक इज बेटर ड्यू टू लेस टिश्यू रिएक्शन। एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस जगह पे क्या कितना सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ये 4-5 सूचर्स हैं जो तुम लोगों को आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, और इसकी सब चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब याद होने चाहिए। दिस इज प्रोलीन। प्रोलीन इज मोनोफिलामेंट, नॉन एब्जॉर्बेबल, सिंथेटिक, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक है तो लेस टिश्यू रिएक्शन, मोनोफिलामेंट है तो लेस इन्फेक्शन, ठीक। एंड नॉन एब्जॉर्बेबल है तो प्रोलॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट। सो प्रोलीन इज यूज जहाँ पे हमें प्रोलॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि जब हम फेशिया लगा रहे होते हैं, फेशिया क्लोज कर रहे होते हैं, एब्डोमिनल फेशिया में स्किन लगा रहे होते हैं, हर्निया रिपेयर में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज सिल्क। सिल्क इज नेचुरल, मल्टीफिलामेंट एंड नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक। सिंथेटिक वो नेचुरल है ये, तो इट विल कॉज मोर टिश्यू रिएक्शन। मल्टीफिलामेंट है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, और नॉन एब्जॉर्बेबल है तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो इन प्रीवियसली सिल्क जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन की वजह से हम स्किन पे यूज करते थे, बट अब क्योंकि इसका टिश्यू रिएक्शन ज्यादा होता है, इसको जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वी डोंट यूज ऑन स्किन, ठीक है। लेकिन ये यूज होता है लार्ज आर्टरीज एंड वेसल्स को टाई करने के लिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ मैकेनिकल सपोर्ट इसका ज्यादा होता है, ठीक है। This is catgut. Catgut is natural, monofilament and absorbable, ठीक है। एक इसकी अच्छी बात यह है कि ये मोनोफिलामेंट है, इन्फेक्शन के चांसेस कम है, लेकिन ये नेचुरल है, इसका टिश्यू रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम कैटगट अब रेयरली यूज़ करते हैं, इन सर्जरीज में पहले यूज़ होता था, ठीक। दिस इज वाइक्रल। वाइक्रल इज सिंथेटिक, लेस टिश्यू रिएक्शन,
मल्टी फिलामेंट, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एंड एब्जॉर्बेबल। ठीक, तो जहाँ पे हमें जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट कम चाहिए, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के लिए चाहिए, वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे वाइक्रल। ठीक है, हमने इससे पहले एब्जॉर्बेबल सूचर्स की जो है वो बात की थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ की। ठीक है, कैटगट की 15 डेज होती है, क्रोमिक की 30 डेज होती है। ठीक, तुम लोग कैटगट का याद कर लो, पॉलीग्लैटिन वाइक्रल की जो है 32 डेज होती है, इसी तरह प्रोलीन की इनडेफिनिट होती है। ठीक है, ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, सबकी याद ना करो तो वो जो 5 हमने वो किए हैं, ये वाली लिस्ट, सिल्क, कैटगट, वाइक्रल, प्रोलीन और पीडीएस, इनकी याद कर लेना। तो ये हर जगह तुम लोगों को अवेलेबल है, बेली में भी मिलेगा, बेली पढ़ते हो ना तुम लोग, बेली में मिल जाएगा इजीली। ठीक है, मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट सिंगल स्ट्रैंड ऑफ suture मटेरियल, मिनिमल टिश्यू ट्रॉमा, स्मूथ टाइम, बट मोर नॉट्स आर नीडेड। ठीक है, मोनोफिलामेंट है तो इसमें जो है हम सिक्योरिटी नॉट की इतनी अच्छी नहीं होगी, तो वी नीड मोर नॉट्स टू मेक इट ड्यूरेबल, harder to handle due to memory, for example nylon, monocryl, proline and PDS। ठीक, मल्टी फिलामेंट हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, ये बता चुकी हूँ मैं सब चीज़ें, ऐसे ही मैं एक रीड दे रही हूँ। फाइबर्स आर ब्रेडेड or twisted together, more tissue resistance, easier to handle, fewer is not needed। लेकिन इसमें एक चीज़ जो नहीं लिखी हुई कि इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क होता है मल्टी फिलामेंट। सो प्रोलीन कहाँ कहाँ यूज होता है? फेशियल क्लोजर, स्किन क्लोजर, वैस्कुलर एनास्टेमोसिस, टेंडन रिपेयर। सिल्क सिक्योरिंग ड्रेन्स एंड स्किन क्लोजर, स्किन क्लोजर में अब यूज नहीं होता है सिल्क। ठीक है, यूजुअली वी यूज प्रोलीन और वाइक्रल। ठीक है, तो ड्रेन सिक्योर करने के लिए एंड आर्टरीज और वेसल्स टाई करने के लिए, सिस्टिक डक्ट एंड आर्टरी टाई करने के लिए जहाँ पे हमें सिक्योर नॉट्स चाहिए वहाँ यूज करते हैं। ठीक है, वाइक्रल गट एनास्टेमोसिस, यूरोलॉजिकल सर्जरीज में यूज होता है। सही, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा मोनो है, कौन सा मल्टी है, और एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। निडल टाइप, अच्छा, दो तरह की निडल्स होती हैं, ट्रॉमेटिक एंड एट्रॉमेटिक। ठीक है, अच्छा, राउंड बॉडी एंड जे शेप टेपर्ड कटिंग टिप। ठीक है, ट्रॉमेटिक एंड एट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक उस वक्त कहाँ यूज करेंगे जहाँ पे टफ स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल फेशिया, फॉर एग्जांपल स्किन। ठीक है, एट्रॉमेटिक कहाँ यूज करेंगे जहाँ पे हमें सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग कर रहे हो हम। ठीक है, हाँ बच्चे क्वेश्चंस भेजते रहो, मैं एंड में तुम लोगों को जवाब दूंगी। ठीक है, सर्जिकल नीडल हैज 3 पार्ट, नीडल पॉइंट, नीडल बॉडी एंड प्रेस फिट एंड। ठीक है, ये दिस इज नीडल पॉइंट, ये दिस इज नीडल बॉडी एंड ये प्रेस फिट और सॉफ्ट एंड है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर 3/8 और हाफ सर्कुलर नीडल। ठीक है, कॉमन शेप्स राउंड होते हैं, दैट इज लेस ट्रॉमेटिक देन अदर टू। ठीक है, ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज होता है। रिवर्स कटिंग, टिप इसकी डाउनवर्ड होती है, दिस इज रिवर्स कटिंग, मोर सेफ व्हेन वर्किंग इन डेलिकेट टिश्यू। एंड कटिंग टिप जो होती है वो अपवर्ड होती है, इस तरह की होती है, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में लेंगे ना तो ये इस तरह का नजर आएगा कि कटिंग टिप इज अपवर्ड। ये यूज होता है फेशियल क्लोजर के लिए। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जे नीडल जो होती है वो हम यूजुअली लेप्रोस्कोपिक, जब हम क्लोजर कर रहे होते हैं आफ्टर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जब हम पोर्ट क्लोज कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो है हमें जे
नीडल चाहिए होती है। ठीक है, ख़त्म हो गया भाई ये। चलो अब तुम लोगों के क्वेश्चंस देख लेते हैं। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछता रहे। गेज का मैंने बता दिया था। वाई मल्टी फिलामेंट कॉजेज इन्फेक्शन। अच्छा, जो ब्रेडेड होता है, देखो एक रस्सी होगी उस पर इन्फेक्शन कम बैठेगा। जो ब्रेडेड है तो उन दो दो ब्रेड्स के बीच में जो ग्रूव बनता है उसमें इन्फेक्शन, उसमें बैक्टीरिया सेटल होता है। बैक्टीरिया सेटल होते तो इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इन्फेक्शन जो है का रेट ज़्यादा होता है मल्टी फिलामेंट में, मोनोफिलामेंट में नहीं होता है। ठीक, समझ में आ गया फातिमा? अच्छा, व्हाट डज, एक मिनट, मेमोरी क्या होती है ये मैंने शायद तुम लोगों को नहीं बताया। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी का मतलब ये है कि हर सूचर मटेरियल की अपनी अपना शेप होता है। ठीक है, उसका शेप हम जितना बिगाड़ेंगे, उसको जितना टाइट करके पकड़ेंगे या जितना खोलेंगे या जितना स्ट्रेच करेंगे, उससे क्या होगा कि उसकी मेमोरी ख़राब होगी। मेमोरी ख़राब होगी तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ख़राब होगी। ठीक है ना, एक रस्सी है, तुम रस्सी को खींचो, मोड़ो, तो उसकी मेमोरी ख़राब होगी, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ख़राब होगा। ठीक है, अच्छा ये 2-3 लोगों ने पूछा हुआ है मेमोरी का। तो मोनोफिलामेंट में जो है वो मेमोरी ज़्यादा होती है। मोनोफिलामेंट में जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर हम उसका शेप को, क्योंकि वो फोल्डेड आता है, जब हम उसको स्ट्रेट करते हैं तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ख़राब होने का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मोनोफिलामेंट में ज़्यादा होता है। मल्टी फिलामेंट में मेमोरी कम होती है। तो मेमोरी जितनी कम होगी उतना ईजियर टू हैंडल होगा। अच्छा, एक ने पूछा हुआ है, व्हाई डोंट वी यूज ए ट्रॉमेटिक नीडल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग फेशिया। फेशिया जो टफ स्ट्रक्चर होता है इसमें ए ट्रॉमेटिक नीडल जाएगी नहीं, पास ही नहीं होगी या बहुत डिफिकल्टी से पास होगी। जब डिफिकल्टी से पास होगी तो वो वैसे ही ट्रॉमा करवाएगी। सो इसलिए वी यूज ट्रॉमेटिक नीडल, वी यूज कटिंग नीडल्स फॉर फेशिया एंड स्किन। ठीक है, नो। अच्छा, एक ने पूछा हुआ है कि इन मोनोफिलामेंट वोंट इंक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू मल्टीपल नॉट्स। नो, नॉट्स इटसेल्फ कैन नॉट कॉज इंक्रीज इन्फेक्शन। सही है, नॉट तो सिक्योर करने के लिए ना, आपको सिक्योरिटी के लिए जो है आप मल्टीपल नॉट्स लगाते हैं। ब्रेडेड में होता है, मल्टी फिलामेंट में ब्रेडेड में होता है कि बिटवीन द ग्रूव्स बैक्टीरिया सेटल डाउन हो जाए। नॉट्स में बैक्टीरिया सेटल डाउन नहीं हो सकते। ठीक है, और एक दफा आपने लगा दिया उसको तो वो सिक्योर हो गया। और बच्चों, यस, लेस मेमोरी इज बेटर। क्यों? क्योंकि जितनी मेमोरी होगी उतना जो है वो डिफिकल्ट टू हैंडल होगा, उतना जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम होगी, और जितना हम उसको पे प्रेशर लगाएंगे उतना ही उसको जो है वो डैमेज या फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, मैं सारे आंसर्स दे दिए। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो तुम लोगों का बेली एंड लव में लास्ट, इंस्ट्रूमेंट्स जो है तुम लोगों का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेली के बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो तुम लोगों को जो है एक 3-4 पेजेस पे जो है इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, तुम लोग वो देख सकते हो।
तुम लोग, मुझे पता है जाहिद महमूद पढ़ते हो, जाहिद महमूद में भी इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे दिए हुए हैं, वो तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन भी तुम लोगों के पास आ जाएगी, इसमें से देख लो। यूट्यूब से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ वीडियोस देख लो ताकि तुम लोगों को 3D डायमेंशन उसकी समझ में आ जाए। और ड्रेन्स तो मेरे ख्याल से तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे बगैर देखे भी। ड्रेन्स इतना कोई मसला नहीं है। सूचर एंड नीडल्स के लिए जो है वो, अगर तुम लोग जो है वो वार्ड आ सको तो वार्ड आके एक दफ़ा देख लो। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चंस पूछो वरना फिर हम एंड करें। 1 मिनट कुछ आया है। या ये मुझे भी नहीं पता कि हम कब से ज्वाइन करेंगे क्लिनिक, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि एक दफ़ा जो है वो तुम लोग का थोड़ा सा जो है वो क्लिनिकल साइड का एक्सपोजर हो जाए, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो तुम लोगों को आ जाएं। ठीक है, जैसे ही होगा वो तुम लोगों को भी नोटिफाई कर दिया जाएगा, हमें भी कर दिया जाएगा। अभी जो है वो टेंटेटिव 15 सितंबर का कहा था, लेकिन शायद मुश्किल है। ठीक है, तो जैसे भी जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। Are the suture colors characteristic for that specific type? Yes. Black is silk, brown is catgut. ठीक है, वाइक्रल इज पर्पल। वाइक्रल दो तरह में आता है, डाइड एंड अनडाइड। अनडाइड वाइट होता है और पर्पल जो है वो डाइड होता है। ठीक है, और ब्लू इज प्रोलीन। लेकिन साथ साथ जब तुम लोग के पास सूचर मटेरियल आएगा तो तुम लोग ये भी देखोगे कि वो मोनोफिलामेंट है या मल्टी फिलामेंट है। ठीक, बाकी चीजें तुम लोगों को खुद याद रखनी है। कलर और मटेरियल से तुम लोग याद करोगे कि सूचर जो है वो कौन सा है। ठीक, लर्न करने के लिए वी नीड टू प्रेजेंट है। देखो, थोड़ा बहुत जितना तुम लोग घर में बैठ के ये पढ़ सकते हो वो पढ़ो। अच्छी तरह याद करने के लिए तुम लोगों को एक आध दफ़ा आना पड़ेगा, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोगों को जो है सारी चीज़ें अरेंज करें। ठीक है, like black for silk, blue for proline, yes, black for silk, blue for proline, purple and white for vicryl, and purple and white for vicryl, और क्या बचा, catgut for brown for catgut। ठीक, दो चीज़ें तो तुम लोग देख लोगे ना, कलर एंड मल्टी और मोनोफिलामेंट। इसके अलावा वाली चीज़ें तुम लोगों को याद होनी चाहिए कि अगर ब्लैक है, मल्टी फिलामेंट है, तो दैट इज सिल्क। अब सिल्क में क्या क्या चीज़ें और करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, वो किसमें यूज़ होता है, ये तो तुम लोगों को मतलब याद, रट्टा लगाने वाली चीज़ है। सही। और कोई क्वेश्चन है या हम एंड करें मीटिंग? एंड करते हैं। मैं खुद, वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्लास ऑफ हो गया? जी हो गई है कंप्लीट।